हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नॉवेल नेस्ट चैनल पर। यहाँ हम आपको कहानियों और उपन्यासों की गहराई में ले जाते हैं और उनके पात्रों को समझने और रोचक किस्सों को उजागर करने का मौका देते हैं। नॉवेल नेस्ट आपके लिए एक ऐसी जगह है जहाँ कहानियों और उपन्यासों की खूबसूरती को और गहराई से समझने का अवसर मिलेगा। हमारे साथ जुड़े और आइए उपन्यासों के इस रोमांचक सफर पर साथ चलते हैं। दोस्तों, आपको नोवेल नेस्ट चैनल की तरफ से नए वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका ये वर्ष बहुत अच्छा जाए। एपिसोड 21। उत्तर आध्यात्मिक अकादमी प्रशिक्षण स्थल। कई छात्र थके और पसीने में लथपथ नजर आ रहे थे, जैसे बारिश में भीग गए हों। जोश से भरी एक ऊंची आवाज चारों ओर गूंज उठी। शिराज एक बड़े पेड़ की छाया में आराम से बैठा था। वह पेड़ के तने पर आलस से झुका हुआ था और सामने हो रहे मुकाबलों को अनमने भाव से देख रहा था। ये स्पष्ट था कि उसे इनमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। ओए, तुम्हारे नतीजे भले ही अच्छे हों, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम इतने बेपरवाह हो जाओ। एक चंचल आवाज ने उसकी तंद्रा तोड़ी। उसने देखा कि तांग मुस्कुराते हुए उसके पास खड़ी थी। शिराज ने उसकी ओर देखा और फिर कहा, ये सब मुकाबले मेरे लिए बेकार हैं। आध्यात्मिक सफर में उसने अनेकों कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना किया था। वहां जहां न तो आध्यात्मिक ऊर्जा का सहारा था और न कोई मदद, हर कदम पर सोच समझकर चलना पड़ता था। ऐसे में उत्तरी अकादमी में होने वाले सौम्य मुकाबले उसे तुच्छ लगते थे। तुम हमेशा शेख ही बघारते रहते हो, तांग ने नाक सिकोड़ते हुए कहा। फिर भी उसकी मुस्कुराहट और सुकून भरे चेहरे को देखकर वह खुद को प्रभावित होने से नहीं रोक सकी। वह भी शिराज के पास बैठ गई और अपने बालों की पोनीटेल खोल दी। उसके नीले काले बाल कंधों पर बिखर गए। ये दृश्य आसपास के कई छात्रों का ध्यान खींचने के लिए काफी था। वैसे लिमिटलेस डेथ सील की ट्रेनिंग कैसी चल रही है? तांग ने उत्सुकता से पूछा। शिराज ने अपनी हथेली उसकी ओर बढ़ाई, जिसमें एक काली सील चमक रही थी। ये बस पहला चरण है। इसे मेरी ऊर्जा से पोषण की जरूरत होगी। तांग उसकी सफलता देखकर चकित रह गई। उसने उसका हाथ पकड़कर सील को नजदीक से देखा। ठंडक का एहसास होते ही उसने झट से हाथ हटा लिया। दूर खड़ा टोंग ये सब देख रहा था। तांग की नजदीकी ने उसे जलन से भर दिया। तांग, जो अकादमी का आकर्षण थी, उस पर ध्यान नहीं देती थी, लेकिन शिराज के साथ उसका व्यवहार बिल्कुल अलग था। भाई टोंगा, वह लड़का बहुत घमंडी है, जियांग और योंग ने टोंग को उकसाते हुए कहा। टोंग ने ठंडी मुस्कान के साथ टैन किंगशान की ओर देखा, जो पास में अभ्यास कर रहा था। जाओ और उसे चुनौती दो, लेकिन ध्यान रहे, नए लोगों को उनकी जगह दिखाने में कोई कसर मत छोड़ना। जियांग थोड़ी झिझक के साथ बोला, लेकिन टैन का शिराज से अच्छा रिश्ता है। अगर हम उसे परेशान करेंगे तो? मैं यहाँ हूँ, डरने की जरूरत नहीं, टोंग ने सख्त लहजे में कहा। जियांग ने आदेश मानते हुए टैन की ओर रुख किया। टैन ने उसे अपनी ओर आते देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। उसने अपने अभ्यास पर ध्यान केंद्रित रखा, ये समझते हुए कि एक नई चुनौती उसके सामने खड़ी हो सकती है। किंगशान, मैं तुम्हारे साथ थोड़ी देर के लिए अभ्यास करूंगा। इस तरह तुम जल्दी से सुधार कर पाओगे। नए साथियों की मदद करना मेरा दायित्व है। जियांग ने मुस्कुराते हुए कहा और किंगशान की ओर एक शरारती नजर डाली। आसपास खड़े छात्रों ने तुरंत समझ लिया कि जियांग क्या करने वाला है, लेकिन पास खड़े टोंग की सख्त निगाहों के कारण कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर सका। ये लोग जरूरत से ज्यादा आगे जा रहे हैं। तांग ने दृश्य देखकर नाराजगी जताई। वह उठने की कोशिश कर ही रही थी कि शिराज ने उसकी कलाई पकड़ ली। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तांग ने नाराजगी भरे लहजे में पूछा। शिराज शांत स्वर में बोला, किंगशान का व्यक्तित्व काफी जिद्दी है। उसे हमेशा दूसरों की मदद की जरूरत नहीं होती। उसे खुद अपने दम पर अपनी क्षमता साबित करनी चाहिए। यही उसकी असली जीत होगी। तांग ने थोड़ी देर सोचा और महसूस किया कि शिराज की बात में सच्चाई है, लेकिन वह अब भी थोड़ा झिझक रही थी। इस बीच किंग ने गहरी सांस ली और आत्मविश्वास से कहा, ठीक है वरिष्ठ जियांग, कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। जियांग ने व्यंग्यात्मक हंसी के साथ उसे देखा और दोनों ने अपने अपने स्थान लिए। द्वंद्व शुरू हुआ। द्वंद्व अपेक्षा के अनुसार ही था। जियांग ली की ताकत बहुत अधिक है। एपिसोड 22। जब ट्रेनिंग ग्राउंड में शिराज की आवाज गूंजी तो जीवंत माहौल अचानक शांत हो गया। फिर अनगिनत हैरान आंखें उस पर टिकी रहीं। किसने सोचा होगा कि शिराज वास्तव में टोंग से लड़ने की पहल करेगा? क्या ऐसा हो सकता है कि उसे पता नहीं था कि टोंग हमेशा उसे परेशान करने का मौका ढूंढता रहता है? वह अब अकेले क्यों जाएगा और उस पर हमला क्यों करेगा? तांग, शिराज क्या कर रहा है? उस टोंग से निपटना इतना आसान नहीं है। अतुल तांग के पास गया और शिराज की पीठ को घूरते हुए गंभीर भाव से पूछा। तांग ने अपना सिर हिलाया। हालांकि उसकी आंखों में थोड़ी चिंता दिख रही थी, लेकिन उसने इसे जाहिर नहीं किया। उसने केवल हल्की हंसी निकाली और कहा, ये ठीक है, वह जानता है कि वह क्या कर रहा है। अतुल सिर्फ एक कड़वी मुस्कान दे सकता था और सिर हिला सकता था। इस द्वंद्व युद्ध में नियमों का पालन किया गया।
अगर वह बोलना भी चाहे और उसकी मदद करना चाहे तो भी वह बीच में नहीं आ सकता था। वह सिर्फ यही उम्मीद कर सकता था कि शिराज में थोड़ी कुशलता हो, अन्यथा टोंग शायद उसे परेशान करने का यह मौका नहीं छोड़ेगा। हो, आसपास से कई लोगों की निगाहों से घिरे होने के कारण टोंग स्तब्ध रह गया। उसका पहले से उदास चेहरा धीरे धीरे ठंडा हो गया। उसके मुंह से एक ठंडी हंसी धीरे धीरे निकल गई। लगता है कि तुम मानते हो कि पिछले कुछ दिनों से स्वर्ग की कक्षा में रहने के बाद तुम इस जगह के आदी हो गए हो, तो तुम आखिरकार घमंडी व्यवहार करना शुरू कर सकते हो। टोंग खड़ा हो गया, उसकी आंखें शिराज पर ठंडी तरह से टिकी हुई थीं। तुम क्या कह रहे हो? मैं बस तुम्हारे साथ एक छोटा सा द्वंद्व युद्ध करना चाहता हूँ, शिराज ने एक सौम्य मुस्कान के साथ कहा। इसके अलावा क्या ये स्वाभाविक नहीं है कि एक वरिष्ठ के लिए नए लोगों के साथ थोड़ा द्वंद्व युद्ध करना है? जियांग ने पहले यही कहा था। बगल में जियांग के चेहरे का रंग अप्राकृतिक रूप से बदल गया जब उसने शिराज को उसका जिक्र करते हुए सुना। हालांकि उसने जानबूझकर उग्र होने का नाटक किया क्योंकि उसने शिराज को घूर कर देखा। अपने दिल में उसने सोचा कि यह आदमी टोंग के लिए परेशानी पैदा करने की हिम्मत कैसे करेगा। क्या ऐसा हो सकता है कि वह नहीं जानता था कि टोंग में आध्यात्मिक आंदोलन चरण के अंतिम चरण की ताकत थी? शिराज का सामना। टोंग ने शिराज के सुंदर चेहरे को देखा जिस पर एक सौम्य मुस्कान थी। हालांकि उसके दिल में वह बेहद क्रोधित था। वह मुस्कान उसे मजाक उड़ाती हुई लग रही थी। चूंकि आपकी यह इच्छा है तो आपके वरिष्ठ होने के नाते मुझे इससे सहमत होना चाहिए। हो सकता है, हो सकता है। उन 3 शब्दों को कहने के बाद टोंग की आंखों में ठंडक साफ झलक रही थी। उसके शरीर की सतह से एक अत्याचारी उतार चढ़ाव निकल रहा था, जैसे आध्यात्मिक ऊर्जा धीरे धीरे उसके शरीर से जुड़कर बाहर निकल रही हो। आसपास खड़े सभी छात्र तुरंत पीछे हट गए, मानो उन्हें डर था कि वे इसमें फंस जाएंगे। शिराज ने अपनी मुट्ठियां फैलाईं। कृपया। टोंग ने बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे। जैसे ही उनके चेहरे का रंग गहरा हुआ, उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा जारी की। उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया और तीर की तरह आगे बढ़े। एक धमाके की आवाज के साथ उनकी मुट्ठी बाहर की ओर फट गई और ये लगातार शिराज की ओर बढ़ गई। जब दर्शकों ने देखा कि टोंग कितना क्रूर था तो वे चौंक गए। यह एक छोटा सा द्वंद्व कैसे था? टोंग का स्पष्ट रूप से शिराज को दबाने का इरादा था। मृत्यु मोहर की शक्ति। शिराज ने तेजी से आगे बढ़ते हुए टोंग को देखा। हालांकि उसका भागने या छिपने का कोई इरादा नहीं था। उसकी मुट्ठी के चारों ओर गहरी काली आध्यात्मिक ऊर्जा लिपटी हुई थी। फिर उसने सीधे वार को झेलने के लिए एक रुख अपनाया और सीधे टोंग से टकरा गया। जब उनकी मुट्ठियां जोर से टकराईं तो ऊर्जा तरंगें चारों ओर फैल गईं। शिराज कांप उठा और उसे कई कदम पीछे धकेल दिया गया। दूसरी ओर टोंग को केवल एक कदम पीछे धकेला गया। चाहे आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा कितनी भी प्रभावशाली क्यों न हो, स्तर का अंतर साफ है। आज तुम्हारा अभिमान चकनाचूर हो जाएगा, टोंग ने ठंडे स्वर में कहा। शिराज ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, मैं तब सहना सीख रहा था जब तुम एक अच्छे छोटे लड़के की तरह पढ़ रहे थे। लेकिन अफसोस, तुम मेरे सामने कुछ खास नहीं हो। लुओ क्षेत्र की प्रख्यात तकनीक, महान लुओ की तलवार कला। शिराज की दृष्टि चमकती हरे प्रकाश से आगे बढ़ गई। ये निम्न स्तर की आध्यात्मिक कला, महान टोंग की तलवार तकनीक, वह कला थी जिसने टोंग क्षेत्र के स्वामी को प्रसिद्धि दिलाई थी। शिराज ने कभी नहीं सोचा था कि किंग ने इसमें प्रशिक्षण लिया होगा। हालांकि वर्तमान प्रदर्शन को देखते हुए ये तकनीक अभी पूर्णता से दूर थी। फिर भी इसे आध्यात्मिक आंदोलन चरण में लागू करना एक प्रभावशाली उपलब्धि थी। किंग ने शिराज को सोचने का समय नहीं दिया। उसकी दृष्टि ठंडी थी और उसका शरीर तेजी से आगे बढ़ा। उसकी उंगलियां तलवार की तरह दिखाई दीं। जब उसकी उंगलियां हवा को चीरती हुई बढ़ीं तो उसने शिराज की ओर तीव्र प्रहार किया। जहां भी ये प्रहार गुजरा, हवा फटने जैसी प्रतीत हो रही थी। शिराज की दृष्टि केवल उस तलवार के प्रहार पर केंद्रित थी। उसकी तीव्रता किसी के भी रोंगटे खड़े कर देने के लिए पर्याप्त थी। उसने धीरे धीरे अपना दायां हाथ मुट्ठी में कस लिया। उसके भीतर से गहरी काली आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवाहित होने लगी। यह ऊर्जा उसकी हथेली के केंद्र में इकट्ठा होकर एक चमकदार काली मोहर के रूप में प्रकट हुई। एक ठंडी, भयावह आभा फैल गई। शिराज ने अपनी मुट्ठी से आगे कदम बढ़ाया। उसने पीछे हटने के बजाय किंग के आक्रामक वार का सामना करना चुना। ये देख दर्शकों के बीच खलबली मच गई। भिड़ंत शुरू हो चुकी है। किंग ने गुस्से में गरजते हुए अपने वार को और तेज कर दिया। चमकती हरी तलवार बिजली की तरह शिराज की ओर बढ़ी। इसी समय शिराज की काली मुट्ठी तेजी से आगे बढ़ी। वह सूरज की तरह चमकते काले प्रकाश से भरी हुई थी और सीधे किंग के वार से टकराए। आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रचंड प्रभाव फैल गया। पूरी जमीन जैसे थरथरा उठी। सभी की निगाहें उस स्थान पर जम गईं जहां हरी तलवार और काली मुट्ठी भिड़ी थीं। तोड़ दो। शिराज की आंखों में ठंडी चमक आई। उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा ने अचानक गति पकड़ी और काली मुहर से हरी तलवार पर जोरदार प्रहार किया। हरी तलवार की नोक पर दरारें दिखने लगीं। कुछ ही पल में वह पूरी तरह टूट गई। किंग के चेहरे पर भय छा गया।
वह पीछे हटने के लिए मजबूर हो गया। शिराज ने अपनी हथेली से मुहर को हटाते हुए अपनी आभा को शांत किया। दर्शकों के बीच सन्नाटा छा गया। सभी इस युवा योद्धा के कौशल को देखकर स्तब्ध रह गए। यह असंभव है। जोगेश्वर और रविंद्र के चेहरे पर अविश्वास था। किंग, जो आध्यात्मिक आंदोलन चरण के अंतिम चरण में था, शिराज से हार गया था। अद्भुत। तांग की नजरें संतोष और आश्चर्य से भर उठीं। किंग, धन्यवाद, शिराज ने मुस्कुराते हुए कहा और वहां से चलने को मुड़ा। शिराज, रुक जाओ, मेरे साथ चलो। अचानक पास खड़ी कुरेन की आवाज सुनाई दी। शिराज थोड़ा चौंका और उसकी नजरें तांग की ओर गईं। कुछ पल हिचकिचाने के बाद वह कुरेन के पीछे चल पड़ा। शांत जंगल में पहुंचने पर कुरेन ने रुककर गंभीर स्वर में पूछा, क्या तुमने असीम मृत्युशील का अभ्यास किया है? एपिसोड 23, असीम मृत्यु मोहर की सच्ची शक्ति। तुमने असीम मृत्यु मोहर का अभ्यास किया है? शिराज ने शिक्षक मो के चेहरे पर गंभीरता को देखा। वह खुद को रोक नहीं पाया और हल्का मुस्कुराया। फिर उसने सिर हिलाया। शिक्षक मो की आत्मा अवस्था की गहराई को देखते हुए यह स्पष्ट था कि वह इस बात को छिपा नहीं सकता था। तुम्हारे पास इसका अभ्यास करने का अधिकार अभी नहीं होना चाहिए, शिक्षक मो ने गहरी आवाज में कहा। शिराज ने पलकें झपकाईं और चुप रहा। उसने पहले ही इसका अभ्यास कर लिया था, अब वह इसे कैसे वापस ले सकता था? शिक्षक मो ने शिराज की ओर देखते हुए सिर हिलाया। उसकी गंभीर अभिव्यक्ति थोड़ी कमजोर पड़ी। ऐसा लगता था कि इस लड़के को नियमों की परवाह नहीं थी। उसने केवल असहाय होकर कहा, क्या तुम थोड़े सावधान नहीं हो सकते? मैं बस इसे आजमाना चाहता था। यदि कोई समस्या हुई तो मैं तुरंत रुक जाऊंगा। मुझे अपनी जान की फिक्र किसी और से ज्यादा है, शिराज ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। शिक्षक मो ने उसे घूरा। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने पूछा, क्या तुमने इसमें सफलता हासिल की? प्रारंभिक चरण में हाँ, शिराज ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी हथेली पर एक धुंधली काली मुहर दिखाई दी। शिक्षक मो ने उसे ध्यान से देखा। उसकी भौहें हल्की फड़क उठीं। भले ही उसे पहले से इसका अंदाजा था, लेकिन ये देखकर कि शिराज ने इतने कम समय में इसे सीख लिया था, वह प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। असीम मृत्यु मोहर की सच्ची शक्ति। शिराज को भी यही महसूस हुआ। जब उसने पहली डेथ सील बनाई तो इसके बनने से होने वाले प्रभाव को झेलने के लिए उसे बहुत कुछ सहना पड़ा। उसे यह नहीं पता था कि क्या वह दूसरी सील बनने का भार सह पाएगा। अभी तुमने पहली डेथ सील सफलतापूर्वक बना ली है, दूसरी सील को संघनित करने में जल्दबाजी मत करो, बस कोई दुर्घटना न हो जाए, शिक्षक मो ने चेतावनी दी। शिराज ने सिर हिलाया। हालांकि वह असीम मृत्यु मोहर की असली शक्ति के लिए उत्सुक था, लेकिन वह समझता था कि ज्यादा महत्वाकांक्षी होना नुकसानदेह हो सकता है। ये देखकर शिक्षक मो ने कुछ और नहीं कहा और हाथ हिलाया। शिराज तुरंत मुड़ा और चला गया। जिस क्षण उसने सिर घुमाया, उसने देखा कि तांग उसका इंतजार कर रही थी। क्या तुम ठीक हो? क्या टीचर मो ने तुम्हारे साथ कुछ किया? तांग ने पूछा। आखिरकार शिराज ने लिमिटलेस डेथ सील सीखने में नियमों का उल्लंघन किया था, जिससे उसे सजा मिलने का डर था। शिराज ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। फिर उसने अपनी हथेली में काली सील को देखा और महसूस किया कि यह वास्तव में असाधारण थी। उसने मन ही मन तय किया कि वह इसे और विकसित करने में मेहनत करेगा। रात के समय शिराज साधना में लीन हो गया। उसने दूसरी सील बनाने का प्रयास किया, लेकिन आध्यात्मिक ऊर्जा के असंतुलन के कारण असफल रहा। हालांकि वह बार बार असफल हो रहा था, लेकिन हर प्रयास के साथ उसे अधिक कुशलता महसूस हो रही थी। आधा महीना ऐसे ही बीत गया। इस दौरान शिराज की आध्यात्मिक ऊर्जा और कौशल में निरंतर सुधार हुआ। हालांकि वह दूसरी डेथ सील को पूरी तरह से बनाने में सफल नहीं हुआ था, लेकिन उसने महसूस किया कि वह सफलता के करीब था। अगले दिन साधना क्षेत्र में तांग ने उसे बताया कि वे उत्तरी आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए जाने वाले हैं। ये सुनकर शिराज मुस्कुराया। उसने महसूस किया कि यह उसके लिए एक अवसर हो सकता है। इस बार कड़ी मेहनत करनी होगी। वेस्ट ब्रांच के मुक्का भी हिस्सा ले रहे हैं, हमें उनसे हार नहीं माननी चाहिए, तांग ने कहा। मुक्का? शिराज की आंखों में आत्मविश्वास झलका। उसे यकीन था कि इस बार का सामना बेहद दिलचस्प होगा। एपिसोड 24। ये दृश्य उत्तरी आध्यात्मिक क्षेत्र के कठिन और चुनौतीपूर्ण माहौल को बखूबी दर्शाता है। शिराज का सतर्क होना और तांग के साथ संवाद ये दिखाता है कि वे दोनों कठिन परिस्थितियों में भी अपनी स्थिति को समझते हैं और एक दूसरे से सीखते हैं। शिराज के शब्दों में जो गंभीरता और कठोरता है, वह इस दुनिया की वास्तविकताओं को समझने का प्रतीक है, जहां हर व्यक्ति को अपने जीवन की सुरक्षा के लिए सतर्क और तैयार रहना पड़ता है। तांग का प्रतिक्रिया देना और शिराज को समझाना ये दर्शाता है कि उनके रिश्ते में एक गहरी समझ और आपसी विश्वास है। दोनों के बीच ये संवाद उनकी सशक्तता और व्यक्तिगत विकास को भी दर्शाता है, जो इस कठिन प्रशिक्षण और संघर्षों से गुजरने के बाद और भी मजबूत हो रहा है। ये पंक्तियां उत्तरी आध्यात्मिक क्षेत्र के खतरों और वहां के लोगों की मानसिकता को उजागर करती हैं, जहां हर व्यक्ति को अपनी सुरक्षा और अस्तित्व के लिए लड़ना पड़ता है। आध्यात्मिक मार्ग की ओर देखना बहुत रहस्यमय और खतरनाक लगता है, तांग ने हल्के से कहा।
उनके मन में आध्यात्मिक मार्ग एक ऐसी जगह थी जहां लोग अपनी पूरी ताकत को समझ पाते थे, लेकिन ये भी कहा जाता था कि जो लोग वहां से वापस आते हैं वे बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। इस कारण कई युवा उसे अपनाने की इच्छा रखते थे, बिना यह समझे कि इसके लिए उन्हें किस हद तक जाना पड़ता। शिराज ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, वहां हर व्यक्ति एक प्रतियोगी होता है, लेकिन कोई नहीं जानता कि उनके सामने कौन सा खतरा है। यहाँ तक कि कुछ लोग जो सबसे शांति से मिलते हैं वे अचानक आपको धोखा भी दे सकते हैं। शिराज के मन में उस लड़की की याद आई जो पिछले कुछ महीनों से उसे परेशान कर रही थी। एक पागल लड़की जो बिना किसी कारण के उसका पीछा करती रही। एक बार जब वह उससे भिड़ी थी, उसने शिराज से कहा था, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, तुम्हें मेरे साथ आना चाहिए। शिराज ने स्तब्ध होकर उससे पूछा, तुम मुझे क्यों पीछा कर रही हो? लड़की थोड़ी देर तक चुप रही, फिर उसने कहा, मैं सिर्फ अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान देना चाहती थी, तुम्हारे बारे में विचार करना मेरी योजना नहीं थी। ये सुनकर शिराज को आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने इसे नज़रअंदाज किया और चुप रहा। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन शर्त यह है कि तुम मुझे नुकसान नहीं पहुँचाओ। जब तक तुम मेरी मदद से आगे बढ़ोगे मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी, लड़की ने धीरे से कहा। शिराज ने उसकी बातों को समझते हुए मुस्कुराया और आगे बढ़ते हुए कहा, तो हम साथ मिलकर चलेंगे। लड़की ने हल्का सा मुस्कान दिया और शिराज के साथ आगे बढ़ गई। एपिसोड 25। कैंपफायर की गर्म रोशनी तान के शरीर को रोशन कर रही थी, लेकिन वह फिर भी ठंड का अनुभव कर रही थी। ये ठंड म्यू चेन के द्वारा आध्यात्मिक मार्ग के बारे में बताई गई बातें थी, जिसने उसे एक नई तरह की चिंता में डाल दिया था। मुझे लगता है कि आध्यात्मिक मार्ग कोई आदर्श स्थान नहीं है। शुक्र है कि मैं वहां नहीं गया, तांग ने कहा। उसका दिल असमंजस में था और उसने सोचा कि अगर वह ऐसी जगह पर होती जहां कोई भरोसा नहीं कर सकता तो उसकी स्थिति क्या होती। वह शुरुआत से ही एक सुरक्षित जगह नहीं थी, शिराज ने मुस्कराते हुए कहा और सिर उठाया। उन्होंने देखा कि शिक्षक मो सभी को संबोधित कर रहे थे और कुछ छात्र दूसरी ओर देख रहे थे। इस बार के उत्तरी आध्यात्मिक क्षेत्र के प्रशिक्षण के लिए ये स्थान हमारा शिविर होगा। आप सभी कल इस स्थान से बाहर निकलकर प्रशिक्षण के लिए उत्तरी आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। वहां आप सीधे आध्यात्मिक जानवरों से मिलेंगे। शिक्षक मो ने विद्यार्थियों को चेतावनी दी। आध्यात्मिक जानवरों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, उच्च, मध्यम और निम्न। उत्तरी आध्यात्मिक क्षेत्र के बाहरी इलाकों में ज्यादातर निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक जानवर होते हैं, लेकिन फिर भी आपको उनके साथ टीम बनानी होगी। शिक्षक मो की आवाज में गंभीरता थी और विद्यार्थियों ने ध्यान से सुना। निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक जानवरों की ताकत लगभग आध्यात्मिक गति अवस्था के बराबर होती है। मध्यम श्रेणी के आध्यात्मिक जानवर आध्यात्मिक घूर्णन अवस्था में होते हैं और उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक जानवर आत्मा अवस्था के बराबर होते हैं। उत्तर की ओर गहरे इलाकों में उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक जानवर होते हैं, इसलिए आपको वहां नहीं जाना चाहिए। हर छात्र ने सिर हिलाया। वे जान गए थे कि अपनी जान जोखिम में डालना मूर्खता होगी और उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक जानवरों का सामना करना तो बिल्कुल ही खतरनाक होता। इस प्रशिक्षण के अंत में शीर्ष 3 टीमों के प्रत्येक सदस्य एक संचय अमृत प्राप्त करेंगे। शिक्षक मो ने थोड़ा मुस्कुराया और कहा, तुम सभी को एक साथ मिलकर काम करना होगा और उत्तरी आध्यात्मिक क्षेत्र के बाहरी इलाके में जीवित रहना होगा। सभी छात्रों ने एक स्वर में हाँ कहा। आध्यात्मिक जानवरों का शिकार करने के बाद आपको उनकी आत्मा सार इकट्ठा करनी चाहिए। हालांकि निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक जानवरों का आत्मा सार महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी इसे आपके प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए उपयोग किया जाएगा। शिराज ने सिर थोड़ा झुकाया। उन्होंने सोचा कि एक स्पिरिट स्टेज पावर हाउस आसानी से आध्यात्मिक जानवरों का आत्मा सार ग्रहण कर सकता है, लेकिन यह अधिकांश छात्रों के लिए आसान नहीं होगा। कुछ छात्रों ने उत्सुकता से पूछा, शिक्षक मो, आपने किस बीस्ट स्पिरिट का सेवन किया? शिक्षक मो थोड़े समय के लिए चुप रहे और फिर उन्होंने अपनी शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग किया। उनके शरीर से एक सुनहरी रोशनी फूटी और तुरंत वह एक विशाल सुनहरे भेड़िए के रूप में परिवर्तित हो गए जो आकाश में गर्जना कर रहा था। भेड़िए के शरीर पर बिजली के पैटर्न चमक रहे थे जो उसकी शक्तिशाली और असाधारण स्थिति को दर्शा रहे थे। वाह! छात्रों ने हैरानी से आवाज दी। यहाँ तक कि पश्चिमी शाखा के छात्र भी इस दृश्य को देखकर चौंक गए। शिक्षक शी, जो पश्चिमी शाखा को समझा रहे थे, ने यह देखा और हल्का सा मुस्कुराए। उनके पीछे एक काले शेर की आकृति प्रकट हुई जिसकी पीठ पर एक कछुए का खोल था। शिक्षक मो ने यह बताते हुए मुस्कुराया, मैंने गोल्डन थंडरवुल्फ की आत्मा सार निगल लिया जो पृथ्वी रैंकिंग में 382वें स्थान पर है। और शिक्षक शी ने रॉकटटल शेर की आत्मा सार निगल ली जो 390वें स्थान पर है। फिर शिक्षक मो ने हाथ लहराया और सुनहरे भेड़िए को गायब कर दिया। शिराज ने यान को घूर कर देखा। उसकी आंखें थोड़ी ठंडी थीं। अकादमी प्रतियोगिता के दौरान हुई लड़ाई ने उसकी प्रतिष्ठा को काफी प्रभावित किया था। हालांकि उसका बड़ा भाई मुक्का था, लेकिन जब उसने स्वर्ग कक्षा में प्रवेश किया तो उसे चुपके से उपहास का पात्र बनाया गया। इस प्रकार उसका दिल अभी भी क्रोध से भरा हुआ था।
शिराज ने यांग पर एक नज़र डाली और फिर अपना सिर बगल वाले की ओर झुका लिया। वहाँ एक लंबा और तगड़ा लड़का दिलचस्पी से उसे घूर रहा था। तुम वही शिराज हो? मैंने सुना है कि तुम्हारी प्रतिष्ठा हाल ही में इतनी कम नहीं हुई है। पीले कपड़ों वाला लड़का शिराज को घूरते हुए मुस्कुराया और लापरवाह तरीके से बोला। टोंग, तुम क्या चाहते हो? जब मो लिंग ने इन दो लड़कों को देखा तो उसने एक भान उठाए और गहरी आवाज में पूछा। शिराज का चेहरा शांत रहा। टोंग, ये नाम उत्तरी आध्यात्मिक अकादमी में काफी प्रसिद्ध था। हालांकि वह मुक्का से तुलना नहीं कर सकता था, फिर भी वह उत्तरी आध्यात्मिक अकादमी में कुल मिलाकर तीसरे स्थान पर है। वह आध्यात्मिक आंदोलन चरण के अंतिम चरण में है और मो लिंग की तरह है, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति जिसे उत्तरी आध्यात्मिक अकादमी पोषण पर ध्यान केंद्रित करती है। पहले तुम हमेशा अधिकार जताने की कोशिश करते थे, अब तुम्हें किसी को बुलाने की क्या जरूरत है, तभी तुम यहाँ आ पाओगे। शिराज ने यांग की तरफ देखा और बोलते हुए मुस्कुराया। ओह, तुम बहुत घमंडी हो। चलो हम अपना परिचय दें। मैं वेस्ट ब्रांच का टोंग हूँ। मैं बहुत समय पहले आध्यात्मिक मार्ग के लिए योग्य एकमात्र व्यक्ति से मिलना चाहता था। टोंग ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और हंसा। शिराज ने हल्की मुस्कान बिखेरी। वह इन दो व्यक्तियों की परवाह करने के लिए बहुत आलसी था। वह सीधे टोंग के बगल से गुजरा। फिर उसने अपने कदम रोक दिए और दूर तक देखा। उस स्थान पर मुक्का, जो सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे और असाधारण रूप से सुंदर दिख रहे थे, इस तरफ देख रहे थे। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। हवा में हल्की ठंडक फैलती है और आसपास के छात्र चुपचाप अपना मुंह बंद कर लेते हैं। अगर तुम मुझे नापसंद करते हो तो अकेले ही मेरे पास आओ। ये लोग मेरे स्तर के नहीं हैं, शिराज ने धीरे से हंसते हुए कहा। वह उस जगह पर ज्यादा देर तक नहीं रुका और तांग को शिविर से बाहर ले आया। वे तेजी से उत्तरी आध्यात्मिक क्षेत्र की ओर बढ़ गए। मुक्का ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ ली और शिराज को घूरने लगा। उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। वह कमीना, यांग ने बोलते हुए अपने दांत पीस लिए। टोंग मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखें काफी गहरी थीं। ये ठीक है, हम उसे अभी दिखावा करने देंगे। उत्तरी आध्यात्मिक क्षेत्र में मिलने का हमेशा मौका रहता है। उस समय कोई भी उसे नहीं देखेगा, इसलिए मैं उसे शिष्टाचार सिखाऊंगा। वह वास्तव में एक लड़का है जो अपने वरिष्ठों का सम्मान नहीं करता है। एपिसोड 26, अनुभवी शिकारी। वेस्ट ब्रांच के लोग सचमुच परेशान करने वाले हैं। छाया से भरे जंगल के अंदर तांग के चेहरे पर गुस्से का भाव था। ये लोग चेन को परेशान करने के लिए आते रहते हैं, इसलिए मिट्टी की मूर्ति भी अपने दिल में गुस्सा होगी। केवल एक औसत दर्जे का व्यक्ति ही ईर्ष्या से ग्रसित नहीं होगा। शिराज ने केवल ठहाका लगाया। उसने अपने पीछे दूर तक देखा और कहा, हालांकि वह मुक्का भाई मुझसे बहुत ईर्ष्या करता है। मुझे नहीं लगता कि मैंने उसके साथ बहुत ज्यादा बातचीत की है। मुक्का भाई, तांग ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, वह आपके साथ सौदा करना चाहता है। या फिर आप ये क्यों सोचते हैं कि यांग, एक नवागंतुक जिसने हाल ही में स्वर्ग की कक्षा में प्रवेश किया है, टोन को यहाँ लाएगा? ये संभवतः मुक्का में द्वारा उकसाया गया था। वह आदमी, वह आध्यात्मिक मार्ग में पागल व्यक्तियों के समान ही है, लेकिन उसके पास केवल थोड़ी सी उपलब्धि की कमी है। शिराज ने धीमी आवाज में कहा। वह आदमी भी वाकई बहुत परेशान करने वाला है। तांग का चेहरा थोड़ा ठंडा हो गया, लेकिन वह तुरंत चिंतित हो गई। मुक्का भाई से निपटना इतना आसान नहीं है। यांग उसके जैसा स्तर का नहीं है। जब से उसने उत्तरी आध्यात्मिक अकादमी में प्रवेश किया है, मुक्का भाई ने हमेशा उत्तरी आध्यात्मिक अकादमी के भीतर सबसे मजबूत होने का खिताब अपने नाम किया है। ऐसा लगता है कि इन वर्षों के दौरान वह कभी नहीं हारा। हाँ, ठीक है शिराज, तुम्हें उस मुक्का भाई से सावधान रहना चाहिए। मैं उस आदमी को नहीं समझ पा रहा हूँ। हालांकि मैंने पहले भी उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, फिर भी मैं बुरी तरह हार गया। तब भी मुक्का भाई ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। मो लिंग ने उसके बगल में गंभीरता से कहा। वरिष्ठ मो लिंग, आप पहले से ही आध्यात्मिक आंदोलन चरण के अंतिम चरण में हैं। अगर मुक्का आपको हराने में सक्षम थे। किंगशान आश्चर्यचकित था और वह इन शब्दों को बोलने से खुद को रोक नहीं सका। मो लिंग ने धीरे से अपना सिर हिलाया और कहा, संभव है कि मुक्का भाई पहले ही आध्यात्मिक रोटेशन चरण में आगे बढ़ चुका है। वह आदमी वास्तव में शक्तिशाली है। तांग का चेहरा गंभीर हो गया। अगर यह सच था तो यह निश्चित रूप से परेशानी भरा होगा। आध्यात्मिक आंदोलन चरण और आध्यात्मिक रोटेशन चरण के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। जब उसने इस बिंदु तक सोचा तो उसने शिराज को देखा। लड़के का चेहरा अभी भी पहले की तरह शांत था और उसकी मुस्कान कोमल थी। उस शब्दहीन चुप्पी और शांति ने अचानक तांग मो लिंग और किंगशान के दिल की चिंताओं को कमजोर कर दिया। उनके सामने खड़े लड़के में मानो कोई जादुई शक्ति थी। इससे दूसरों को यह विश्वास हो गया कि वह आम लोगों की नज़र में कई असाधारण काम कर सकता है। हालांकि आध्यात्मिक रोटेशन चरण अद्भुत है, यह ऐसा अस्तित्व नहीं है जिससे निपटा नहीं जा सकता। ये परेशानी भरा हो सकता है, लेकिन अगर मुक्का को कार्रवाई करनी है तो उसे एक निश्चित कीमत चुकानी होगी।
शिराज ने धीरे से कहा। उसके शब्दों में कोई घमंड नहीं था, बस इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह आध्यात्मिक मार्ग में है या महान सहस्राब्दी दुनिया में। अगर किसी के पास उसके बारे में कोई विचार है तो वह निश्चित रूप से परिणाम की परवाह किए बिना उन्हें कीमत चुकाने के लिए मजबूर करेगा। इसे भूल जाओ, चलो अभी इस बारे में बात नहीं करते। उत्तरी आध्यात्मिक क्षेत्र प्रशिक्षण शुरू हो गया है, हमें आधिकारिक तौर पर भी अब शुरू कर देना चाहिए। तुम दोनों को हमारा प्रतिस्पर्धी माना जाता है। शिराज ने मो लिंग और किंगशान को देखा और मुस्कुराया। तो फिर हमें पहले हमला करके लाभ उठाना चाहिए। मो लिंग और किंगशान ने एक दूसरे को देखा और जोर से जमीन पर पैर पटकते हुए आगे बढ़ गए। वे इस समय उत्तरी आध्यात्मिक क्षेत्र के सबसे बाहरी क्षेत्र में थे। यहाँ आध्यात्मिक जानवर काफी कम थे, आगे जाकर ही वे उनसे मिल पाएंगे। शिराज उन दोनों को जाते हुए देखता रहा, वह अपनी हंसी रोक नहीं पाया। फिर उसने धीरे से अपनी हथेलियां रगड़ी और उसकी काली आंखों में थोड़ी सी उत्तेजना दिखाई दी। उसे दूसरों का शिकार करते हुए बहुत समय हो गया था, अगर वह अब आगे नहीं बढ़ा तो उसे डर था कि वह जंग खा जाएगा। चलो हम भी चलें। शिराज ने तांग की ओर एक लहर भेजी और उसकी गति अचानक तेज हो गई। हालांकि उसने मो लिंग के मार्ग का अनुसरण नहीं किया और इसके बजाय थोड़ा अलग मार्ग पर चला गया। आध्यात्मिक मार्ग के भीतर परीक्षण के दौरान वह समझ गया कि आध्यात्मिक जानवरों के निशानों को कैसे ट्रैक किया जाए। दोनों ने अपनी गति बढ़ा दी। 10 मिनट के भीतर वे धीरे धीरे उत्तरी आध्यात्मिक क्षेत्र के बाहरी इलाके में पहुंच गए। कभी कभी दूर से दहाड़ने की आवाजें आती थीं। तांग शिराज के पीछे पीछे चल रही थी। लड़की का सुंदर चेहरा थोड़ा घबराया हुआ था। वह जानती थी कि अगर वे इस तरह की खतरनाक जगह पर आध्यात्मिक जानवरों से घिर गए तो वे अपनी जान गंवा देंगे। और जब वह घबराकर अपने आसपास की चीजों को देख रही थी, तभी शिराज का शरीर अचानक रुक गया। वह बिना किसी सुरक्षा के सीधे उस पर टूट पड़ी। लड़की का कोमल और नाजुक शरीर शिराज की पीठ पर दबा हुआ था। इस कोमल एहसास ने शिराज को झपकाया। उसके पीछे तांग शर्मा गई और जल्दी से पीछे हटने की कोशिश की। हालांकि उसका हाथ शिराज ने पकड़ लिया। इससे पहले कि तांग बेवजह संघर्ष करती, शिराज ने पहले ही अपना हाथ थोड़ा हिला दिया था। उसकी आंखें जंगल में घुस गईं और सीधे आगे की ओर देखने लगीं। तांग ने भी उस नज़र का अनुसरण किया और उसे खुली जगह का एक टुकड़ा दिखाई दिया। उसने देखा कि माथे पर एक काला सींग के साथ 2 रक्तलाल शरीर थे। ये दोनों जीव बाघ और सुअर जैसे थे। ये लगातार तीखे स्वर छोड़ते हुए इत्मीनान से इधर उधर घूम रहा था। ये निम्न श्रेणी का आध्यात्मिक जानवर ब्लडस्वाइन टाइगर है, शिराज ने धीरे से कहा। ये दोनों ब्लडस्वाइन टाइगर आध्यात्मिक मूवमेंट स्टेज मिडिल फेज की ताकत पर लग रहे हैं। हालांकि इस जानवर की त्वचा मोटी है, इसलिए इसे आध्यात्मिक मूवमेंट स्टेज लेट फेज के एक पूरे हमले को सहने में सक्षम होना चाहिए। अगर यह उन्माद में प्रवेश करता है तो यह असाधारण रूप से भयंकर होगा। प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक। क्या ये ठीक है? शिराज ने तांग को देखा। लड़की का सुंदर चेहरा थोड़ा पीला था, लेकिन फिर भी वह अपना सिर हिलाने में कामयाब रही। यह शायद पहली बार था जब वह आध्यात्मिक जानवर का सामना करने जा रही थी। चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ, शिराज ने मुस्कुराते हुए उसे सांत्वना दी। हाँ, तांग ने धीरे से अपने दांत पीस लिए और अपने पतले हाथ से एक छोटी तलवार पकड़ ली। वह शिराज को नीचे नहीं घसीटना चाहती थी, उसे अपने परिणामों के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। शिराज ने धीरे से कहा, जैसे वह कुछ सोच रहा हो। जब शिराज सामने आया तो दोनों ब्लडस्वाइन टाइगर ने अपनी आंखें उसकी ओर घुमाईं, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया उतनी हिंसक नहीं थी जैसे पहले होती। हल्की सी ऊर्जा के साथ वे बस वहीं खड़े रहे। शिराज ने चुपचाप एक कदम बढ़ाया, बिना किसी घबराहट के। वह जानता था कि अब स्थिति में बदलाव आ चुका था। दोनों टाइगर की चाल धीमी और कम उत्साही हो गई थी। शिराज ने धीरे से खंजर निकाला, लेकिन उसका इरादा सिर्फ अपनी रक्षा करना था। एक हल्का कदम बढ़ाते हुए उसने एक टाइगर को छुआ और वह बिना किसी संघर्ष के गिर पड़ा। दूसरा टाइगर थोड़ा विचलित हुआ, लेकिन शिराज ने उसे बस नजरअंदाज किया। आसपास की हवा शांत हो गई और पेड़ की शाखाएं धीरे धीरे हिलने लगीं। शिराज ने एक पल को गहरी सांस ली और फिर तांग की एयर की ओर मुड़ा, जो अब काफी शांत लग रही थी। तुम ठीक हो? शिराज ने पूछा, लेकिन उसकी आवाज में कोई घबराहट नहीं थी, सिर्फ हल्की चिंता थी। तांग ने सिर हिलाया और एक हल्की मुस्कान दी। वह शिराज के साथ मिलकर इस मुश्किल से बाहर आ गई थी और अब उसके चेहरे पर शांति थी। धन्यवाद, उसने हल्के से कहा और शिराज ने बस सिर झुकाया, बिना किसी और शब्दों के। शिराज ने फिर दोनों टाइगर के आत्मासार को इकट्ठा किया और तांग के पास रखा। वह इसे धीरे धीरे देखने लगी, लेकिन ये सब कुछ बहुत धीमा और शांत था, जैसे पूरी दुनिया एक पल के लिए ठहर गई हो। शिराज ने धीरे से कहा, चलो अब हमें आगे बढ़ना होगा। फिर दोनों चुपचाप अपनी यात्रा पर चल पड़े, एक दूसरे की मौजूदगी में पूरी शांति महसूस करते हुए। एपिसोड 27 ब्लूट। घने जंगल में अचानक एक हल्की सी हलचल महसूस हुई। एक धीमी सी आवाज थी, जैसे धरती ने अपने कदमों को महसूस किया हो।
दूर दूर तक सुनाई देती एक शांत चीख के बाद एक बड़ा भालू अपनी विशालकाय हथेलियों को धीरे धीरे घुमा रहा था। वह गुस्से में नहीं, बल्कि बस अपने क्षेत्र में किसी के आ जाने से सावधान था। शिराज, जो एक शांत संतुलित मुद्रा में खड़ा था, हल्के से अपनी छोटी सी तलवार को उठाए हुए था। वह उस भालू की हर हलचल पर नजर रखे हुए था और उसके हर कदम को बहुत ध्यान से देख रहा था। धीरे धीरे भालू ने अपनी विशालकाय हथेली से शिराज की दिशा में एक हल्का सा झटका दिया। शिराज ने शांतिपूर्वक कदम पीछे बढ़ाया, जैसे किसी शांत संत की तरह। उसकी छोटी तलवार ने भालू के शरीर को हल्का सा छुआ और एक नाजुक खून का निशान उसके सफेद फर पर दिखाई दिया। हालांकि भालू को थोड़ा दर्द महसूस हुआ, उसने कोई बड़ी प्रतिक्रिया नहीं दी। शिराज ने बिना किसी हड़बड़ी के अपनी स्थिति बनाए रखी। वह जानता था कि जल्दबाजी में किया गया कोई भी कदम किसी बड़े नुकसान का कारण बन सकता था। धीरे धीरे भालू ने अपनी ताकत खो दी और वह अपने वजन के कारण धरती पर गिर पड़ा। शिराज ने उसके शरीर को एक शांत नज़र से देखा और फिर तांग की ओर देखा, जो थोड़ी दूरी पर खड़ी थी। हमने किया, शिराज ने मुस्कराते हुए कहा, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। तांग ने शिराज की ओर देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। हाँ, ये काफी अच्छा था, ये सही है। युवक हंसा। उसके पीछे खड़े उसके साथियों की हंसी की आवाजें आने लगीं। ऐसा लगता है कि उन्होंने इसे किसी तरह का मनोरंजन माना। हम उत्तरी आध्यात्मिक अकादमी के छात्र हैं। हमारे 2 शिक्षक यहाँ हैं और उनके पास आत्मा अवस्था की शक्ति है। एक छात्र ने शिक्षक मो और शिक्षक शी का उपयोग करने की कोशिश की और उनके सामने एडवेंचरर टीम को चौंकाने का प्रयास किया। मुझे पता है कि तुम उत्तरी आध्यात्मिक अकादमी के छात्र हो, तुम यहाँ प्रशिक्षण के लिए आए हो, है न? तो क्या तुम्हारे शिक्षक ने तुम्हें नहीं बताया कि लूटा जाना भी एक तरह का प्रशिक्षण है? युवक ने अपने होठों को सिकुड़ते हुए कहा, जब तक हम तुम्हें नहीं मार देते, तुम्हारे शिक्षक इसकी परवाह नहीं करेंगे। तो उन्हें सौंप दो। मुझे कोई कार्रवाई करने पर मजबूर मत करो, क्योंकि मैं बहुत क्रूर हूँ। युवक मुस्कुराया और उसके सफ़ेद जानवर जैसे दांतों ने दूसरों को सिहरन का एहसास कराया। आप? शिराज अपना गुस्सा रोक नहीं सका और उसने अपने हाथ कसकर पकड़ लिए। क्या आप कार्रवाई करना चाहते हैं और इसका परीक्षण करना चाहते हैं? आप भी आध्यात्मिक आंदोलन चरण के अंतिम चरण के स्तर पर हैं। मेरे जैसा ही। क्यों न हम देखें कि कौन अधिक शक्तिशाली है। युवक ने शिराज की ओर देखा, लेकिन उसकी मुस्कान थोड़ी खूनी थी। जब शिराज ने देखा कि युवक की निगाहें किसी शिकार को घूर रही हैं, तो उसे अपने दिल में हल्की ठंडक महसूस हुई। हालांकि वे दोनों आध्यात्मिक आंदोलन चरण के अंतिम चरण में थे, लेकिन बाद वाले का प्रभावशाली व्यवहार कुछ ऐसा नहीं था जिसकी तुलना वह कर सके। इसके अलावा उसके पीछे के साथी भी उससे कमजोर नहीं थे। शिराज की आंखें चमक उठीं। अंत में उसने धीरे से अपने मुट्ठे खोले। एक दर्दनाक हंसी के साथ उसने असहाय होकर किंगशान, जियांग ली और अन्य लोगों की ओर अपना सिर हिलाया। किंगशान ने भी आह भरी। वे भी जानते थे कि वे अपने सामने मौजूद एडवेंचरर टीम के बराबर नहीं थे। वे केवल ये स्वीकार कर सकते थे कि वे बदकिस्मत थे और अपने सामने आने वाली मुसीबत को टालने के लिए अपनी संपत्ति खो सकते थे। अब यह एक अच्छा बच्चा है। जब युवक ने देखा कि शिराज और अन्य लोगों ने अपना प्रतिरोध छोड़ दिया है, तो वह संतुष्टि में हंसा। फिर भी उसके होठों के कोने में थोड़ा मजाक था। यह उत्तरी आध्यात्मिक अकादमी के छात्र हैं। ये वास्तव में निराशाजनक है। आप क्या कर रहे हो? जब शिराज और अन्य लोग आध्यात्मिक जानवर के आत्मासार को फेंकने ही वाले थे, जिसे वे प्राप्त करने में कामयाब रहे, तो उनके पीछे से एक हैरान करने वाली आवाज आई। उन्होंने तुरंत अपना सिर घुमाया और देखा कि शिराज और तांग उन्हें पास में देख रहे थे। शिराज। जब शिराज और अन्य लोगों ने शिराज को देखा, तो वे खुशी से झूम उठे। फिर उन्होंने तुरंत कुछ सोचा और उनकी नज़रों ने उसे तुरंत वहां से चले जाने को कहा। यह क्या है? शिराज ने उनकी निगाहों को नज़रअंदाज करते हुए मुस्कुराते हुए तांग को अपने पास बुलाया। तो एक और मोटा शिकार है। युवक ने शिराज को देखकर मुस्कुराया और फिर अचानक उसकी नज़र उसके बगल में खड़ी तांग के एयर पर पड़ी। उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं और उसने सीटी बजाई। उसने मजाकिया अंदाज में कहा, और एक सुंदरी भी। तांग ने युवक को गुस्से से देखा, लेकिन उसके प्यारे गुस्से भरे भाव ने युवक को थोड़ा सा सम्मोहन में डाल दिया। जब शिराज ने उन दोनों को अपनी ओर आते देखा, तो उसने असहाय भाव से अपना सिर हिलाया। फिर उसने स्थिति समझाना शुरू किया। डकैती, तुम बहुत बदकिस्मत हो। जब शिराज ने यह सुना, तो वह मुस्कुराते हुए बोला, क्या अब तुम पहले जैसे नहीं रहे? जियांग ली और बाकी लोगों ने अपनी आंखें पीछे घुमाईं। इस तरह की स्थिति में यह आदमी अब भी कैसे हंस सकता है? ओई, वहां पर जो लड़का है। चूंकि तुम भी आए हो, इसलिए तुम्हें अपने आध्यात्मिक जानवर के कुछ आत्मासार सौंप देने चाहिए। फिर सुंदरता को सौंप दो। आखिरकार हमें पक्षपात नहीं दिखाना चाहिए। युवक ने हंसते हुए इशारा किया। तुम्हें मेरा भी चाहिए, शिराज ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। किसने तुम्हें इतना बदकिस्मत होने को कहा और यहाँ तक चलने को कहा? तुम बदमाश वाकई बेवकूफ़ हो।
हालांकि तुम काफी प्रतिभाशाली हो, लेकिन अगर हम लड़ें तो तुम लोग इतने अच्छे नहीं हो। युवक ने बेबसी से कहा, मेरे पास केवल एक आध्यात्मिक जानवर की आत्मा सार है, मैं आपको वह दे दूंगा। शिराज ने अपना सिर रगड़ा और अपनी बाहों से एक आध्यात्मिक जानवर की आत्मा का सार निकाला। फिर वह युवक की ओर चला गया। क्या तुम बहरे हो? मैंने तुमसे कहा था कि उस सुंदरी को भी साथ ले आओ। तुम बहुत परेशान करने वाले लड़के हो। युवक ने भौहें सिकुड़ी और लगातार बकबक करता रहा। वह बकबक कर रहा था, तभी शिराज उसके सामने आ गया। उसने आध्यात्मिक जानवर का आत्मा सार उसे सौंप दिया। युवक ने आध्यात्मिक जानवर की आत्मा सार को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। उसका दूसरा हाथ असंतुष्टि में शिराज के सिर की ओर थपथपाता हुआ प्रतीत हुआ। हालांकि आध्यात्मिक जानवर की आत्मा सार को छूने से पहले लड़के की काली आंखें, जिनमें मूल रूप से एक मुस्कान थी, तुरंत ठंडी हो गईं। उसने अपनी हथेली को ऊपर की ओर घुमाया और एक तेज काली रोशनी चमकी। इसने एक चाप बनाया और भयंकर और चालाकी से युवक की हथेली पर वार किया। ताज़ा खून अचानक बाहर निकल आया। ये दृश्य पल भर में ही घटित हो गया। शायद ही कोई इस पर प्रतिक्रिया कर पाया। युवक के पीछे खड़े कुछ साथी अचंभित होकर खून के छींटे देख रहे थे। कई स्तब्ध निगाहों के सामने सुंदर लड़का अचानक मुस्कुराया। माफ करना, मुझे अचानक से तुम्हें ये देने का मन नहीं हो रहा है। अध्याय 28 सहयोग। घने जंगल में युवक अवाक होकर अपने खून सने हाथों को देखता रहा। कुछ पलों के बाद हथेलियों में हल्का दर्द उठा और वह अपनी गहरी सोच से बाहर आया। उसका पहले से शांत चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। शिराज के पीछे अतुल और अन्य लोग ये दृश्य देखकर चुपचाप खड़े रहे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि शिराज इतनी तेजी से और दृढ़ता से प्रतिक्रिया करेगा। युवक ने धीमी आवाज में कहा, क्या तुम समझते हो तुमने क्या किया है? शिराज ने उसकी ओर देखते हुए कहा, जो गलत करेगा उसे उसका परिणाम भी भुगतना होगा। ये नियम तो हर जगह समान है। युवक के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन उसकी आंखों में गहरी नजरें थीं। उसने अपने हाथ पर एक कपड़े से पट्टी बांधी और शिराज को देखते हुए कहा, तुम्हारी बात सही है, लेकिन कुछ सबक सिखाना भी जरूरी है। शिराज ने बिना झिझक कहा, अगर ऐसा है तो आओ बात खत्म करें। दोनों ने एक दूसरे की ओर कदम बढ़ाए। शिराज ने आध्यात्मिक ऊर्जा से भरी उंगलियों के साथ वार किया, लेकिन युवक पहले से तैयार था। उसने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से वार को हल्के से रोक दिया। झड़प शांत लेकिन सटीक थी। दोनों एक दूसरे की ताकत का अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे थे। शिराज का हर वार सधा हुआ था, लेकिन वह अनावश्यक आक्रामकता से बच रहा था। युवक ने भी कोई जल्दबाजी नहीं की और शांत चित्त से हर वार का सामना किया। पीछे खड़े अतुल और बाकी लोग स्थिति को गौर से देख रहे थे। वातावरण में हल्की तनावपूर्ण शांति थी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। युवक ने धीरे से कहा, तुम्हारी रणनीति अच्छी है। अगर तुम ऐसे ही आगे बढ़ते रहे तो तुम बहुत आगे जाओगे। शिराज ने हल्के स्वर में जवाब दिया, सिर्फ जीतना ही महत्वपूर्ण नहीं है, सही तरीके से जीतना भी जरूरी है। युवक ने उसकी ओर देखते हुए सिर हिलाया। शायद आज के लिए इतना काफी है। दोनों ने एक दूसरे को देखते हुए कदम पीछे खींच लिए। झड़प खत्म हो चुकी थी और जंगल में फिर से शांति छा गई। सहयोग की पेशकश। शिराज ने उस हटे कट्टे आदमी को ध्यान से देखा। उसकी आंखों में शंका स्पष्ट थी, लेकिन वह अपनी सतर्कता बनाए रखते हुए शांत स्वर में बोला, कैसा सहयोग? हट्टा कट्टा आदमी मुस्कुराया और कहा, हमारा समूह इस क्षेत्र में एक विशेष खजाने की तलाश में है, लेकिन रास्ता थोड़ा खतरनाक है और हमें तुम्हारे जैसे सक्षम साथी की जरूरत है। शिराज ने कुछ पल सोचा, लेकिन उसकी सतर्कता कम नहीं हुई। उसने कहा, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा? आखिर अभी अभी तो तुम लोग मुझसे भिड़ने की कोशिश कर रहे थे। हट्टा कट्टा आदमी थोड़ा झेप गया और बोला, मुझे माफ करना छोटे भाई। जो हुआ वह गलतफहमी थी। मैं मानता हूं कि हमने गलती की, लेकिन हम वादा करते हैं कि आगे ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर हम इस अभियान में सफल हुए तो जो भी मिलेगा वह सब समान रूप से बांटा जाएगा। शिराज ने उसकी बात सुनी और कुछ क्षण सोच में डूबा रहा। उसके साथ खड़े अतुल और अन्य साथी भी चुपचाप स्थिति को समझने की कोशिश कर रहे थे। इस खजाने के बारे में बताओ, शिराज ने आखिरकार कहा। हट्टा कट्टा आदमी के चेहरे पर राहत की झलक आई। उसने धीमे स्वर में कहा, यह खजाना एक प्राचीन अवशेष है। इसे प्राप्त करने के लिए हमें एक विशेष मार्ग से गुजरना होगा, जिसमें कई बाधाएं हैं। हमने अब तक इसकी सटीक स्थिति का पता लगा लिया है, लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं है। और तुम्हें लगता है कि मैं इन बाधाओं को पार करने में मदद कर सकता हूं? शिराज ने सीधा सवाल किया। हाँ, हटे कट्टे आदमी ने बिना झिझक के कहा, तुम्हारी क्षमताएं हमने देख ली हैं। अगर तुम साथ हो तो हमें यकीन है कि हमारा काम आसान हो जाएगा। शिराज ने उसके आत्मविश्वास को देखा और फिर अपने साथियों की ओर मुड़ा। अतुल ने हल्के से सिर हिलाते हुए कहा, यह फैसला तुम्हारा है, लेकिन हमें सतर्क रहना होगा। शिराज ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, मैं साथ चलने के लिए तैयार हूं।
लेकिन याद रखना, अगर कोई धोखा देने की कोशिश करेगा तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। हट्टा कट्टा आदमी जोर से हंसा और बोला, बिल्कुल, हमें तुम पर भरोसा है और तुम्हें भी हम पर भरोसा करना होगा। इसके साथ ही दोनों दलों के बीच एक अस्थायी सहयोग तय हो गया। शिराज ने अपना संदेह अभी पूरी तरह नहीं छोड़ा था, लेकिन वह जानता था कि इस मौके को गंवाना सही नहीं होगा। अध्याय 29 थका हुआ सार वृक्ष। सहयोग करेंगे। शिराज को थोड़ा आश्चर्य हुआ जब उसने अपने सामने खड़े उस मोटे आदमी को देखा। उस आदमी का चेहरा सीधा था, भौहें मोटी और व्यक्तित्व थोड़ा खुरदुरा। लेकिन जिस चीज ने शिराज को सबसे ज्यादा हैरान किया वह थी उसके शरीर से निकलने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा। ये साफ था कि वह आध्यात्मिक रोटेशन चरण में पहुंच चुका था। इस साहसी समूह की ताकत स्वीकार्य थी। ओहो छोटे भाई, मैं थंडरस्टॉर्म टीम का कप्तान चेंग हूं, मोटे आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा और अपना हाथ आगे बढ़ाया। मैं उत्तरी आध्यात्मिक अकादमी का साधारण छात्र शिराज हूं। शिराज ने मुस्कुराकर उससे हाथ मिलाया और फिर बिना भाव बदले वापस खींच लिया। उसने देखा कि चेंग के हाथ खुरदुरे थे और उन पर कई घावों के निशान थे। ऐसा लग रहा था कि वह युद्ध और कठिनाइयों से अच्छी तरह परिचित था। मैं केवल एक छात्र हूं। मुझे नहीं लगता कि मैं आपकी किसी चीज में मदद कर पाऊंगा। बेहतर होगा कि सहयोग का विचार छोड़ दें, शिराज ने सिर हिलाते हुए कहा। उसे चेंग के इरादों का ठीक ठीक अंदाजा नहीं था, लेकिन उसे एडवेंचरर टीमों की प्रवृत्ति के बारे में पता था। ये समूह अक्सर धोखे और छल कपट का सहारा लेते थे। शिराज की अनिच्छा देखकर चेंग ने आसपास की ओर नजर दौड़ाई और धीरे से फुसफुसाया, छोटे भाई शिराज, सच कहूं तो मैं सहयोग इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि मैंने आपके पास आत्मा विनाश मन का देखा है। हमारी टीम ने 2 दिन पहले एक घाटी में खोज की थी। वहां हमें एक अद्वितीय खजाना मिला। शिराज ने अपना भाव स्थिर रखते हुए केवल हल्की मुस्कान के साथ उसकी बात सुनी। चेंग ने महसूस किया कि यह लड़का साधारण नहीं था। आमतौर पर इस उम्र के लड़कों में जिज्ञासा और उत्सुकता होती है, लेकिन शिराज का शांत स्वभाव बताता था कि उसने अपने मन को अच्छी तरह नियंत्रित करना सीख लिया था। उस घाटी में हमने एक थका हुआ सार वृक्ष देखा है, चेंग ने अंततः कहा। थका हुआ सार वृक्ष। शिराज की आंखों में आखिरकार चमक आ गई। उसने पूछा, ये पूरी तरह से पक चुका है? क्या इसमें सार फल लगे हैं? जेडेड एसेंस ट्री एक दुर्लभ प्राकृतिक खजाना था। इसका फल गहरी आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा होता है और आध्यात्मिक रोटेशन चरण के नीचे के अभ्यासियों के लिए बेहद लाभकारी माना जाता है। हाँ, ये पक चुका है, लेकिन समस्या यह है कि, चेंग ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, उस घाटी में 100 से अधिक कन्फ्लिग्रेशन ऐप हैं। और वहां एक ऐप किंग भी है जिसकी ताकत मध्यम आध्यात्मिक रोटेशन चरण के बराबर है। 100 कन्फ्लिग्रेशन ऐप और एक ऐप किंग। शिराज चौंका। वह जानता था कि इस स्थिति को संभालना आसान नहीं होगा। हमें उम्मीद है कि आप आत्मा विनाश मनके की मदद से ऐप किंग को कमजोर कर देंगे। बाकी का काम हम संभाल लेंगे, चेंग ने आत्मविश्वास से कहा। शिराज ने थोड़ा सोचा और कहा, अगर मैं ऐप किंग को कमजोर कर देता हूं तो क्या आप इस योजना को सफल बना पाएंगे? बिल्कुल, जब तक ऐप किंग कमजोर होगा हमारी टीम उसे संभाल सकती है। शिराज ने अंततः सिर हिलाया, ठीक है, लेकिन अगर धोखा देने की कोशिश की गई तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, सहयोग से ही हम सबको फायदा होगा, ली चेंग ने मुस्कराते हुए कहा। इसके साथ शिराज और चेंग के बीच एक अस्थायी समझौता हो गया। हालांकि शिराज सतर्क था, लेकिन वह जानता था कि इस अवसर का उपयोग करना बुद्धिमानी होगी। चूंकि यह इस तरह है। शिराज थोड़ा मुस्कुराया। उसकी मुस्कान एक चालाक लोमड़ी की तरह थी और उसने कहा, तो चलो भुगतान के बारे में बात करते हैं। तुम्हें पता होना चाहिए, इस मामले को काम करने के लिए मुझे कम से कम एक आत्मा विनाश मन का निवेश करना होगा। आत्मा विनाश मन का की कीमत सस्ती नहीं है। कभी कभी आप पैसे होने पर भी इसे प्राप्त नहीं कर पाएंगे। चेंग ने एक कड़वी हंसी निकाली। वह अब शिराज को एक लड़के की तरह नहीं मानता था, इसलिए उसने उसे धोखा देने की कोशिश नहीं की और कहा, छोटे भाई, अपना प्रस्ताव रखो। अगर यह उचित है तो मैं स्वाभाविक रूप से इसे स्वीकार करूंगा। शिराज ने कुछ देर सोचा और फिर बोला, मुझे जेडेड एसेंस ट्री पर जेडेड एसेंस फलों का 30% हिस्सा चाहिए। ये कीमत काफी वाजिब है। मुझे पता है कि थंडरस्टॉर्म टीम मुख्य ताकत होगी, इसलिए मैंने इसका अधिकांश हिस्सा आपको दे दिया। तुम बहुत ही बुरे दिल वाले हो। चेंग मुस्कुराया। हालांकि उसने एक पल के लिए सोचा और फिर भी सिर हिला दिया। ये कीमत अस्वीकार्य नहीं थी। आखिरकार वे इसका बड़ा हिस्सा प्राप्त करेंगे। तो फिर चलो इसे करते हैं। मुझे भी कुछ साथियों की जरूरत होगी, क्या ये ठीक है? शिराज ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि उन्होंने कुछ समय के लिए ही बातचीत की, लेकिन चेंग ने उसे काफी अच्छा एहसास दिलाया। हालांकि उसे हमेशा सावधान रहना चाहिए। आखिरकार अगर वह अकेले जाता तो ज्यादा सुरक्षा नहीं होती। ये ठीक है, हालांकि आपको कन्फ्लिग्रेशन ऐप की ताकत का पता होना चाहिए। अगर उनके पास खुद की रक्षा करने की क्षमता नहीं है तो अगर वे चले गए तो ये परेशानी होगी।
चेंग ने कहा। शिराज ने अपना सिर हिलाया। फिर वह पलट गया। हालांकि तांग लिंग और अन्य लोगों को नहीं पता था कि शिराज और चेंग किस बारे में चर्चा कर रहे थे। ऐसा लगता है कि उनके बीच एक दोस्ताना माहौल था। ये बहुत अच्छा था कि उन्होंने लड़ाई नहीं की। इसके बाद काफ़ी खतरा होगा। हालांकि इससे काफ़ी लाभ भी होगा। मैं थंडरस्टॉर्म टीम के साथ मिलकर एक कार्य करूंगा। यदि आप इच्छुक हैं तो आप मेरा अनुसरण कर सकते हैं। भुगतान निश्चित रूप से संतोषजनक होगा। बेशक, दो शर्तें हैं। पहली, आपको मेरी आज्ञाओं को मानना होगा और दूसरी, आपको आध्यात्मिक आंदोलन चरण मध्य चरण तक पहुंचना होगा। क्या कोई है जो आना चाहता है? शिराज ने लिंग और अन्य लोगों को घूरते हुए कहा। अध्याय 30 घाटी में वानरों का शिकार। उनके सामने की घाटी काफी संकरी थी। घाटी के प्रवेश द्वार पर दोनों तरफ घने पेड़ों की शाखाएं फैली हुई थीं। यहां तक कि पत्थरों का ढेर भी लगा हुआ था, जैसे कि वे इस घाटी को छिपाने की कोशिश कर रहे हों। इस स्थान को खोजने के लिए थंडरस्टॉर्म टीम ने बहुत मेहनत की होगी। अंदर काफी संख्या में कॉन्फ्लेग्रेशन एप्स हैं। शिराज प्रवेश द्वार से थोड़ी दूर एक स्थान पर खड़ा था। उसने धीरे से सूंघा और एक मोटी दुर्गंध को महसूस किया। ये स्पष्ट था कि चेंग ने जो कहा था उससे ज्यादा ही कॉन्फ्लेग्रेशन एप्स हो सकते थे, लेकिन उससे कम नहीं। चलो अपनी तैयारी शुरू करें। चेंग ने हाथ से इशारा किया। झोंग और कुछ अन्य साथियों ने जल्दी से आसपास से कुछ जलाऊ लकड़ियां ढूंढी और उन्हें जलाकर घाटी के बाहर रख दिया। आप सभी को अपना नाक और मुंह ढकना चाहिए। आपको अपनी सांस रोकने की कोशिश करनी चाहिए। चेंग ने अपनी बाहों से कुछ ग्रे गोलियां निकाली और एक तेज खुशबू फैली। जब दूसरों ने इसकी थोड़ी सी खुशबू सूंघी तो उन्हें थोड़ी नींद आने लगी। उसके बगल में झोंग और अन्य लोगों ने फटे हुए चित्रे निकाले और उन्हें नदी में भिगोया। फिर उन्होंने उन्हें सभी में बांट दिया। ये देखकर कि सब लोग तैयार हैं, चेंग ने गोलियां आग में फेंक दीं। तुरंत ही एक तीव्र सुगंध फैल गई। हर किसी को अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए और इस धुएं को घाटी में फैलाना चाहिए। चेंग ने एक हल्की चीख निकाली और सबसे पहले कार्रवाई की। उसकी हथकड़ी हिल गई और एक शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा फूट पड़ी। इसने एक भयंकर हवा को जन्म दिया और धुएं को घाटी में बहा दिया। शिराज और अन्य लोगों ने भी उसकी नकल की। आध्यात्मिक ऊर्जा से भयंकर हवाएं पैदा हुईं और धुएं ने जल्दी ही घाटी को घेर लिया। वानरों की उत्तेजना की आवाज़ें धीरे धीरे धीमी पड़ने लगीं। चेंग घाटी को घूरता रहा। कुछ देर बाद उसने अपना सिर एक तरफ झुका लिया और घाटी के भीतर हो रही हलचल को सुनने लगा। तभी उसने राहत की सांस ली। उसने हाथ से इशारा करते हुए कहा, चलो चलें, सभी सावधान रहें। जब उन्होंने ये शब्द सुने तो सभी ने उत्साह में सिर हिलाया। फिर वे सीधे प्रवेश द्वार से होकर घाटी में घुस गए। जब शिराज और अन्य लोग घाटी में घुसे तो घाटी में पहले से ही कुछ धुंध थी। जब उन्होंने देखा तो उन्हें कई विशालकाय लाल वानरों को जमीन पर लेटे हुए देखा जा सकता था। हालांकि ये सभी अग्नि प्रज्वलन वानरों की लगभग सभी गहरी नींद में थे। ये स्पष्ट था कि चेंग की सम्मोहन दवा बेहद प्रभावी थी। जड़सार वृक्ष घाटी की गहराई में है। हमें जल्दी करनी चाहिए। ये तंद्रा लंबे समय तक नहीं रहेगी। चेंग ने उनसे आग्रह किया और अपनी गति फिर से तेज कर दी। वह कन्फ्लेग्रेशन एप्स के ऊपर से कूद गया और सीधे घाटी की गहराई में चला गया। शिराज ने भी दूसरों को साथ लिया और उनका पीछा किया। हालांकि जब वे घाटी की गहराई में पहुंचे तो चट्टान के ऊपर से एक धीमी दहाड़ सुनाई दी। फिर एक विशाल कॉन्फ्लेग्रेशन एप तांग कियान एर की ओर झपटा, जो शिराज के पीछे था। इस अचानक हमले से तांग को झटका लगा। उसने जल्दी से अपना हाथ घुमाया और छोटी तलवार आध्यात्मिक ऊर्जा में लिपटी हुई बाहर निकल गई। हालांकि इससे अभी भी कन्फ्लेग्रेशन ऐप के शरीर पर हल्का घाव रह गया। हालांकि इससे कन्फ्लेग्रेशन ऐप को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन छोटी तलवार उसे एक पल के लिए रोकने में सक्षम थी। उसी समय शिराज के पैर जमीन पर पड़े और वह एक फुर्तीले आदमी की तरह आगे बढ़ा। उसका हाथ एक तेज खंजर पर था जो उसकी आस्तीन से नीचे गिर गया था। जैसे ही काली आध्यात्मिक ऊर्जा खंजर के चारों ओर लिपटी, उसने तेजी से कन्फ्लेग्रेशन ऐप की आंखों पर वार किया। ताज़ा धब्बे बाहर निकले और कन्फ्लेग्रेशन ऐप ने तीखी चीख निकाली। हालांकि जब चीख निकली ही थी, खंजर चमक उठा और सीधे उसके गले में जाकर लगा और चीख बंद हो गई। छोटे भाई, मैं 5 सदस्य टीम के साथ कन्फ्लेग्रेशन ऐप किंग से निपटूंगा और बाकी 5 सदस्य आपके साथियों के साथ पास में जागृत कन्फ्लेग्रेशन ऐप से निपटेंगे। जब ऐसा होगा तो आपको सही समय पर स्पिरिट डिस्ट्रक्शन बीट का इस्तेमाल करना होगा और कन्फ्लेग्रेशन ऐप किंग को एक ही हमले में समाप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। चेंग ने धीरे से कहा। ठीक है। शिराज ने सिर हिलाया और कहा, अगर कुछ अप्रत्याशित होता है तो हमें पीछे हट जाना चाहिए। जेडेड एसेंस फल ज्यादा अहम नहीं है। हमारी जान ज्यादा कीमती है और मैं अपने साथियों को लेकर वापस चला जाऊंगा। चेंग मुस्कुराया। बिल्कुल, अपनी जान सबसे पहले। अब हम तैयारी करें, चेंग ने आदेश दिया। थंडरस्टॉर्म टीम के 5 सदस्य सावधानी से कन्फ्लेग्रेशन ऐप किंग की ओर बढ़े। घाटी में हल्की धुंध थी, लेकिन कन्फ्लेग्रेशन ऐप किंग को उनका आना महसूस हुआ।
उसकी आंखों में गुस्सा और क्रूरता दिखी और उसने दहाड़ते हुए एक बड़ा पत्थर उठाया। चेंग ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसकी आंखों में आक्रामकता नहीं थी, बल्कि यह सिर्फ स्थिति का सामना करने का संकल्प था। वह पत्थर को आसानी से तोड़ते हुए कन्फ्लेग्रेशन ऐप किंग की ओर बढ़े। थंडरस्टॉर्म टीम के अन्य सदस्य भी उसकी मदद के लिए तुरंत पीछे आए। लड़ाई धीरे धीरे शुरू हुई और कन्फ्लेग्रेशन ऐप किंग ने अपनी पूरी ताकत से जवाब दिया। लेकिन शिराज थोड़ी दूर खड़ा था, ध्यानपूर्वक स्पिरिट डिस्ट्रक्शन बीड को अपने हाथ में पकड़े हुए किसी अवसर का इंतजार कर रहा था। कन्फ्लेग्रेशन ऐप किंग ने अपनी पूरी ताकत से हमला किया, लेकिन चेंग और उसकी टीम ने उसे अच्छे से रोका। शिराज ने सही मौके का इंतजार किया और जैसे ही उसे अवसर मिला, उसने स्पिरिट डिस्ट्रक्शन बीड को सही स्थान पर लगाया। कन्फ्लेग्रेशन ऐप किंग को जब यह महसूस हुआ तो वह लड़खड़ाने लगा। उसकी ताकत कम होने लगी। चेंग ने राहत की सांस ली और सभी ने एकजुट होकर उसे एक बार फिर से हरा दिया। हालांकि कन्फ्लेग्रेशन ऐप किंग गिर चुका था, उसकी आंखों से एक हल्की सी चमक निकल रही थी। ऐसा लग रहा था कि यह खतरे का संकेत था। चेंग और शिराज दोनों तैयार थे, क्योंकि वे जानते थे कि खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था।